गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास से बेटा हम इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कैसे करना है। एक नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, एक अच्छा चैप्टर है, 6 मार्क्स ये कैरी करता है, एक बड़ा चैप्टर है ना। तो देखेंगे हम ये चैप्टर कैसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है पहले तो हम ये देखते हैं, व्हाट वी मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना, what we mean by differential equation। what is differential equation? अवकल समीकरण क्या है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। अवकल समीकरण क्या है इसको हम देख रहे हैं कि अवकल समीकरण कैसे होता है। अवकल समीकरण, देखो अवकल समीकरण होता क्या है, एक ऐसा समीकरण जो क्या हो जिसमें अवकलन गुणांक हो। बहुत आसान सा समीकरण है। पहली बात तो सर समीकरण क्या होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण किसको कहते हैं, एक ऐसा कोई भी व्यंजक जिसे किसी भी व्यंजक को 0 के बराबर लिख दिया जाए, है ना। जनरली क्या होता है, अगर किसी व्यंजक को 0 के बराबर लिख दिया जाए, जैसे हमारे पास एक व्यंजक है x² + 5x + 7। अभी तो ये क्या है, अभी ये एक व्यंजक है, अभी तो क्या है, ये एक व्यंजक है। लेकिन जब किसी व्यंजक को 0 के बराबर लिख दिया जाता है, जब किसी व्यंजक को 0 के बराबर लिख दिया जाता है तो ये व्यंजक जो होता है वो क्या कहलाता है आपके पास। यदि किसी व्यंजक को 0 के बराबर लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है ना। अब ये तो हमें पता है कि समीकरण क्या होती है। इसके और भी तरीके बेटा समीकरण के, इसको ज़्यादा थोड़ा मॉडिफाई करके बोले तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा कोई भी व्यंजक है ना जिसमें 2 पक्ष होते हैं, जिसमें LHS और RHS 2 पक्ष हो तो वो क्या होता है आपके पास, समीकरण होता है। जैसे कहीं पर ऐसा लिख दे 3x² - 7x + 5 बराबर 2x² + 5x - 11। 2 पक्ष है ना, LHS और RHS, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, समीकरण। ज़्यादा अगर बोल सकते हैं उसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे बोले तो यही बोल सकते हैं, वरना सबसे आसान यही है कि यदि किसी भी व्यंजक को 0 के बराबर कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। तो समीकरण तो बेटा हमें क्लियर हो गया कि समीकरण आखिर होता क्या है। अब बात आई अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक विद्यमान हो। अवकल गुणांक कौन कौन से होते हैं बेटा, ये dy/dx, d2y/dx², है ना, d2y/dx², d3y/dx³, ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक। तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें क्या हो, अवकल गुणांक हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा dy/dx + 5y = sin x, ऐसा कहीं पर मैंने लिख दिया क्या कि dy/dx + 5y = sin x। किताब में बेटा बहुत देर का चर व गुणांक, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज, स्वतंत्र चर विद्यमान हो, स्वतंत्र चर ये है, वो बहुत अलग तरीका। लेकिन सबसे आसान तरीका है अवकल समीकरण का मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक विद्यमान हो। पहली बात तो क्या सर ये समीकरण है या नहीं है, तो समीकरण तो सर है। क्यों है समीकरण, जैसे इसमें 2 पक्ष है इसलिए ये क्या है, एक समीकरण है। अब ये समीकरण है कौन सा, तो देखो इस समीकरण में अवकल गुणांक विद्यमान है, और यदि किसी भी समीकरण में अवकल गुणांक विद्यमान हो तो हम जानते हैं वो समीकरण कौन सी कहलाती है आपके पास, अवकल समीकरण। तो हमारे पास ये समीकरण जो है वो कौन सी है, अवकल समीकरण है। अब बेटा अगर हमारे पास कोई भी समीकरण होती है, जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी कौन सी, द्विघात समीकरण पढ़ी थी ना आपने, उसके बाद में आपने 12th क्लास के रेखिक समीकरण निकाय, 12th क्लास में पढ़ेंगे रेखिक समीकरण निकाया पढ़ेंगे, है ना। जो भी आप समीकरण जितनी भी पढ़ रहे हैं, कोई भी समीकरण अगर आप पढ़ रहे हैं तो समीकरण पढ़ते क्यों है बेटा, ताकि हमें क्या मिले, उसके हल मिले। जैसे आपने मैं बताऊं, आपने
11th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, एक तो 10th क्लास के अंदर तो द्विघात समीकरण जहाँ पे पढ़ी थी वहाँ पे भी आपने पढ़ा है, और 12th क्लास के अंदर जहाँ पे आपने ये पढ़ा था क्या बोलते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे sin x बराबर sin थीटा ऐसा कुछ पढ़ा था। तो कोई भी समीकरण तभी पढ़ी जाती है अगर कोई समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, उसका हल भी निकालना आना चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ा है बेटा अवकल समीकरण होती क्या, एकदम सीधा साधारण सी भाषा है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक विद्यमान हो अवकल समीकरण कहलाती है। बेटा आपको वापस बता देता हूँ, आप ऑनलाइन में पढ़ के और ऐसा जज कर रहे हो कि हाँ सर कैसे पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, तो बेटा ये ध्यान रखना ऑनलाइन में हम अपना 100% नहीं दे पाते, मतलब नहीं दे पा रहे हैं, है ना तो उतना एक्सप्लेन हम कर पाएंगे ना उतना करेंगे, सीधी सी बात। उसका रीजन ये नहीं है बेटा, उसका बहुत रीजन है कि अगर मैं केवल एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो जो क्लास में हम एक्सप्लेन करते हैं तो एक तो आपको इतना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, दूसरा जो एक टीचर की यूनिकनेस होती है वो भी क्या होती है, खो जाती है। इसलिए हम जनरली कोशिश करते हैं, इसलिए आप ऑफलाइन में आके ज़्यादा पढ़ें। अब तो कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा इशू रहा भी नहीं, लगभग सारे स्टूडेंट्स अब क्लास में आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको रियल में लगेगा इससे कुछ रियल में अच्छा मिल रहा है और बढ़िया मिल रहा है। वैसे आप यहाँ से भी अगर नहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास है कि घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, तब तो बेटा पढ़ना ही है ना, तो पढ़ रहे हैं वैसे, है ना। सुनना जरा, तो मैंने क्या कहा, वो समीकरण जिसके क्या हो, जिसमें अवकल गुणांक विद्यमान हो वो क्या कहलाता है आपके पास, अवकल समीकरण कहलाता है। बेटा ये सब ये हो गई, या मैंने कहीं पर ऐसे लिख दिया क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx, है ना, माइनस के 7y बराबर 0। ये तो ये भी क्या है, एक समीकरण है जिसके अंदर अवकल गुणांक विद्यमान है, इसलिए इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। अब बेटा इसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में आप पढ़ेंगे अवकल समीकरण कोटि व उसके घात। घात व कोटि क्या होती है, किसी भी अवकल समीकरण की घात व कोटि क्या होती है। अब हमें ये पढ़ना है, पावर एंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, घात व कोटि, घात व कोटि। किसी भी अवकल समीकरण की घात क्या होती है और उसकी कोटि क्या होती है, बहुत आसान है। पहले हम पढ़ेंगे कोटि, उसके बाद में हम पढ़ेंगे घात। कोटि क्या होती है, किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है, किसी भी अवकल समीकरण में जो भी उच्चतम कोटि के अवकल है ना जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कोटि बोलते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी समीकरण को देखकर आपको बस ये देखना है कि इसकी समीकरण में अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है। अगर 2 बार अधिकतम अवकलन किया गया तो कोटि 2 होगी, अगर उसमें अधिकतम 3 बार अवकलन किया गया तो कोटि 3 हो जाएगी। जैसे मान लो बेटा आपके पास लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy अपॉन dx की पावर 5, है ना, और यहाँ पे लिखा है माइनस के 3 sin x इक्वल्स टू 0। ये कोई अवकल समीकरण आपके पास दी गई है और आपको पूछा गया है इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी। तो कोटि क्या होती है किसी भी अवकल समीकरण की, कि सर किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो इसमें देखो तो अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, यहाँ पर अवकलन 1 बार किया गया है, यहाँ पर अवकलन कितनी बार किया हुआ है, 2 बार किया हुआ है। तो अधिकतम इस समीकरण के अंदर अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, सर अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है। और यदि अवकलन अधिकतम 2 बार किया गया है, इसका मतलब इस अवकल समीकरण की कोटि जो है वो कितनी होगी, 2 होगी। किसी भी अवकल समीकरण को देखो और ये देखो कि उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है। अधिकतम अवकलन यदि 3 बार किया गया तो कोटि 3 है, अधिकतम अवकलन यदि 5 बार किया गया है तो कोटि 5 है। अधिकतम जितनी बार अवकलन किया जाएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। और एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है dy अपॉन dx प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3 d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 5 माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा है। अब आपको पूछा गया इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो हमें तो बस इतना देखना है बेटा, अधिकतम घात वगैरह से कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि अवकलन कितनी बार किया गया है। यहाँ पर अवकलन 1 बार किया गया है, यहाँ पर अवकलन 2 बार किया गया है, और इसमें अवकलन जो है वो कितनी बार किया गया है,
3 बार किया, अधिकतम 3 बार इस समीकरण के अंदर अवकलन किया गया है, इसलिए इस अवकल समीकरण की कोटि जो है वो कितनी होगी, 3 होगी। समझ गए? किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अवकलन किया, उच्चतम कोटि के अवकलज की जो कोटि होती है वही क्या कहलाती है, आपको अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। लेकिन हम बहुत आसानी समझ सकते हैं कि किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अवकलन किया जाता है वो उसकी क्या होती है, वो उसकी कोटि होती है। सुनना जरा, इसके बाद में कोटि तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं घात क्या होती है। तो सुनना बेटा, घात क्या होती है कि इस अवकल समीकरण में अधिकतम बार जिसका अवकलन किया गया है, किसी अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है उस पद के ऊपर जो घात है, उस अवकल गुणांक के ऊपर जो घात है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। बोलने से समझ में भले ही नहीं आए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा। पहली बात को सुन लो, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है वही उसकी क्या होती है, कोटि होती है। और अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है उस पद के ऊपर जो घात है, उस पद के ऊपर जो घात है वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है, बशर्ते, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कि आप इस पूरी समीकरण के अंदर जो भी अवकल गुणांक है वो करणी चिन्हों से, करणी चिन्ह मतलब घाते बट्टे में नहीं होनी चाहिए, करणी चिन्ह आदि से क्या होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ बेटा, बोर्ड पे देखेंगे। जैसे मेरे पास कहीं पर लिखा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx की पावर 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने ऐसे लिख दिया, ये है ना, मैंने लिखा d2y अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब माइनस 3 बराबर 0। मैं आपको पूछूं इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। तो अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया है, तो कोटि कितनी होगी, 2। घात, अब बात आई घात की। तो घात क्या होता है, पहली बात तो इसके जितने भी अवकल गुणांक है वो सारे के सारे, उन पे घाते जो है वो बट्टे में नहीं होनी चाहिए। अवकरणी चिन्ह का मतलब होता है कि घाते बट्टे में ना हो। तो इसके ऊपर जो घात, इसके ऊपर तो घात 1 है, पूरे के ऊपर घात, इसके ऊपर घात 3 है। तो किसी भी अवकल गुणांक के ऊपर करणी चिन्हों में घात है क्या, नहीं है। जब घात न तो ऋणात्मक होनी चाहिए न ही करणी चिन्हों में होनी चाहिए। मतलब अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या कि अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है, ये रहा वो, इसके ऊपर जो घात है वही अवकल समीकरण की घात होगी। इसके ऊपर घात कितनी है, 1, तो अवकल समीकरण की घात भी कितनी हो जाएगी, 1। और देखते हैं बेटा, जैसे आपके पास लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 5 बराबर, यहाँ पे लिख दिया dy अपॉन dx माइनस 3, और यहाँ पे लिखा d टू दी पावर 4y अपॉन dx की पावर 4 की पावर 3, ऐसा। अब आपको पूछा गया इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। कोटि का मतलब इस अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो यहाँ पर बेटा 2 बार अवकलन है, यहाँ पर 1 बार अवकलन है, यहाँ पर 4 बार अवकलन किया गया। तो अधिकतम कितनी बार किया गया है, 4 बार। इसलिए क्या लिखेंगे, इसकी कोटि जो है, इसकी कोटि जो है वो कितनी हो जाएगी, आपके पास 4 हो जाएगी। इस अवकल समीकरण कोटि कितनी, 4। अब पूछे घात, तो घात के लिए पहले तो देखो किसी भी dy अपॉन dx पर क्या घात बट्टे में है क्या, यहाँ पर घात बट्टे में नहीं है, यहाँ पर घात बट्टे में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है उस पद के ऊपर घात, तो अधिकतम ये है, इसके ऊपर घात कितनी है, 3, तो यही क्या कहलाएगी, आपके अवकल समीकरण की घात। तो अवकल समीकरण घात कितनी हो गई, इसमें 3 हो गई। और सुनो बेटा, समझ में आ रहा होगा ना, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है वही क्या होगी, उसकी घात होगी। अधिकतम जितनी बार अवकलन, और उसी पद के ऊपर जो घात है वही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। अब मैं कुछ सही सा को एक थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, देखो जैसे कहीं पर लिखा है dy अपॉन dx की पावर 2, या बराबर में लिखा है, 2 नहीं लिखा, मान लो यहाँ पर लिखा है 1/3, और बराबर में लिखा है बेटा d2y अपॉन dx स्क्वायर की घात में लिख दिया आपको मान लो 2, ऐसे।
अब आपको पूछा गया कि इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। कोटि मतलब इस अवकल इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो कोटि अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि कितनी है 2। अब मैं पूछूं इसकी घात, तो आप कहोगे सर अधिकतम जो भी अवकलन किया गया है उस पद के ऊपर घात, तो इसके ऊपर घात 2। लेकिन सर पहली कंडीशन ये है कि उसके जितने भी अवकल गुणांक हैं वो करणीय चिन्हों से, करणीय चिन्ह मतलब जिनमें घात बट्टे में होती है, उनसे मुक्त होने चाहिए। यहाँ पे देखो घात 1/3 बट्टे में घात है ना, तो हमें पहले इसको हटानी पड़ेगी। ये घात कैसे हटाएंगे कि सर दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम घन कर देंगे, घन क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ। और जैसे दोनों तरफ घन किया तो इसका घन करते क्या होता है, क्यूब रूट हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे dy/dx बराबर में, और इसका भी क्यूब किया, इधर भी किया तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर की घात 6। दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो अब पूछे, अब ये हो गया आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन। पूछा अवकल समीकरण की कोटि, तो अधिकतम 2 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि तो कितनी है 2। अब घात पूछे, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया उस पद के ऊपर जो घात है वही अवकल समीकरण की घात होती है। तो इसके ऊपर घात कितनी है 6 है ना, तो इसकी कोटि कितनी, घात कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। समझ रहे हैं बेटा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। जैसे मान लो लिखा है आपके पास ऐसा कुछ कि लिखा है dy/dx प्लस 5/dy/dx बराबर 3, ऐसा। अब आपको पूछे इसकी घात कितनी है, तो आपको पता है बेटा ये बट्टे में आ गया, जबकि होना सब dy/dx ऊपर चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, पहले पूरी समीकरण को dy/dx से गुणा कर दिया। तो जैसे आपने dy/dx से गुणा किया कितना आया, इसको dy/dx से गुणा किया तो ये आ गया dy/dx का होल स्क्वायर, या तो बेटा बोल सकते लघुत्तम ले लो, वरना dy/dx से गुणा कर दिया। इसको dy/dx से गुणा, dy/dx से dy/dx कट गया, बचा कितना 5, और इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये 3 dy/dx। ये हो गया आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन। अब आपको पूछे इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है। कोटि मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, तो आपको पता है एक ही बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी ऑर्डर, इसकी कोटि जो है वो तो कितनी हो गई, कोटि है इसकी कितनी 1। घात पूछे इसकी डिग्री, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया उसके पद के ऊपर घात, अधिकतम होगी इसके ऊपर अधिकतम घात कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। बहुत आसान है कि आपको बस सबसे पहले बेटा देखना क्या है कि कोटि में तो कोई भी कोई नियम कायदा कानून लागू नहीं होता। कोटि में तो बस इतना देखना है आपको कि किसी अवकल समीकरण के अंदर जो आपके पास जो है उसमें अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है, भले ही करणीय चिन्ह हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, बस आपको ये देखना है कि अधिकतम अवकलन कितनी बार किया गया है। अगर अधिकतम अवकलन 1 बार किया गया है तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। अगर 2 बार किया गया तो कोटि 2 हो जाएगी। फिर बात आई घात की, तो घात क्या होती है, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है उसी पद के ऊपर की घात, उसी अवकल गुणांक की घात जो होती है वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है। लेकिन इसमें जरूरी क्या होता है, घात के लिए जरूरी होता है कि समीकरण में जितने भी अवकल गुणांक है वो क्या हो, परिमेय घातों से मुक्त हो। 1-2 क्वेश्चन में इस पर डिपेंडेंट ही और करवाता हूं, आप बोर्ड पे देखें। जैसे बेटा कहीं पर लिखा है dy/dx की पावर 2 माइनस 2x बराबर dy/dx की d2y/dx स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसा लिखा है। अब आपको पूछे बेटा इसकी कोटि बताओ, तो आपको पता है कोटि में तो सर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया है वही उसकी क्या होती है कोटि। तो अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया, इसमें 2 बार किया गया है, तो सर कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी सर 2। कोटि तो 2 हो गई, अधिकतम 2 बार अवकलन तो कोटि 2। अब बात है सर इसकी घात क्या है, तो सर आप घात से पहली बात है कि घात ज्ञात करने से पहले इसके जितने भी अवकल गुणांक है वो सारे के सारे करणीय चिन्हों से मुक्त होने चाहिए। क्या ये तो करणीय चिन्हों से मुक्त है, ये नहीं है। घात 1/2, क्या करोगे, घात 1/2 हट जाए कि सर दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो मैंने दोनों तरफ क्या किया, वर्ग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, इधर वर्ग किया, कितना आ गया ये dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया d2y/dx स्क्वायर। अब बेटा देखो कोई करने चिन्हों में नहीं है, स्क्वायर कर देता हूँ तरफ,
तो अब कोटि कितनी है, अधिकतम 2 बार अवकलन किया ना, तो कोटि कितनी है 2, और एक घात पूछी है तो अधिकतम जितनी बार अवकलन किया उसके ऊपर घात, तो इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर घात बेटा 1 है, तो इसकी कोटि कितनी है, कोटि तो 2 है लेकिन घात कितनी है 1 है। आई थिंक सब बच्चों को कोटि और घात समझ में आ गया। अब आप अपनी किताब का 9.1 जो है उसको 1 बाय 1 स्टार्ट करोगे तो आप सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। ये होता है बेटा अवकल समीकरण की घात और कोटि। अब सुनना जरा मेरी बात को, सब बच्चों को ध्यान देना है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आती है। इसमें आपको 2 ही चीज़ें पूछी जाएगी पूरे चैप्टर के अंदर। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो भी यही से आएगा। क्या आपको 2 चीज़ें पूछी जाएगी, क्या, एक तो अवकल समीकरण से आपको क्या करना होगा, हल ज्ञात करना होगा। एक तो आपको ज्ञात करना होगा, अवकल समीकरण दी हुई रहेगी और आपको हल ज्ञात करना होगा, और एक बार क्या होगा, आपको हल दिया जाएगा और अवकल समीकरण ज्ञात करनी होगी। अवकल समीकरण दी जाएगी, हल ज्ञात करना है, हल दिया जाएगा, अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। ये 2 तरीके हैं। तो देखो बेटा दोनों का मतलब क्या है। अवकल समीकरण का मतलब जानते हैं जिसके अंदर dy/dx होगा, और हल वो होता है जिसके अंदर dy/dx ना हो। इसमें dy/dx है, उसमें dy/dx नहीं है। तो अगर आपको अवकल समीकरण से मतलब dy/dx से हल मतलब वहां पर जिसमें dy/dx नहीं होता, अवकल समीकरण से हल ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, dy/dx को है उसको हटाना है। तो dy/dx अवकलन को हटाने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। इसलिए यहां पर अवकल समीकरण से हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, समाकलन करते हैं। जो dy/dx है, हल में dy/dx नहीं होते, मतलब dy/dx को हटाना है, तो dy/dx को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अवकलन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, है ना। ओके, उसके बाद में देखना बेटा क्या है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, तो बेटा क्या है कि अवकल समीकरण से हल ज्ञात करने के लिए, अवकल समीकरण से dy/dx होता है और हमें हल निकालना है, मतलब dy/dx को हटाना है। तो अवकल समीकरण से हल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। और वैसे ही कभी कभी हमें हल दिया जाएगा, मैक्सिमम यही क्वेश्चन आएगा, हल दिया जाएगा और आपको अवकल समीकरण पूछी जाएगी, हल दिया जाएगा और अवकल समीकरण पूछी जाएगी। तो हल से अवकल समीकरण, जैसे dy/dx नहीं होता तो अवकल समीकरण बनाना है, अवकल समीकरण बनाना है, dy/dx लाना है। तो dy/dx लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिखने में बहुत आसान लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा मैंने, अवकल समीकरण से हल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है कि dy/dx को हटाना है। और हल मतलब जिसमें dy/dx नहीं होता वहां से अवकल समीकरण बनानी है, मतलब dy/dx को लाना है। तो dy/dx को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अवकलन करना पड़ेगा। अब ये तो बात समझ में आ गई बेटा कि अगर हमें हल दिया जा रहा है तो अवकल समीकरण बनाने के लिए अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अवकलन कितनी बार करना है ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमें पता है कि हल से अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन तो करना है लेकिन ये अवकलन कितनी बार करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये कैसे पता चलेगा। तो अब यही सीख रहे हैं हम कि किस हल से अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए, हल से अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। लेकिन ये अवकलन कितनी बार करना है हमें ये नहीं पता है, ये अवकलन कितनी बार करना है हमें ये नहीं पता। तो ये कैसे पता करेंगे, तो सुनो जरा कि समीकरण के अंदर जितने स्वैच्छिक अचर होंगे, समीकरण के अंदर जितने स्वैच्छिक अचर होंगे, अचर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संख्यात्मक और एक स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब जिनको हमने अपनी इच्छा से क्या मान रखा है, अचर मान रखा है। जैसे A, B, C, D, E, K, इन सबको हमने क्या कर रखा है, अपनी मर्जी से क्या मान रखा है, स्वेच्छा से क्या मान रखा है, अचर। तो किसी भी अवकल हल से अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन अवकलन कितनी बार करना है, तो कितनी बार करेंगे, समीकरण में जितने स्वैच्छिक अचर होंगे हमें अवकलन उतनी ही बार करना है। जैसे आपको ऐसे लिखा y बराबर sin ax प्लस b, ऐसा कहीं पर लिखा है।
अब आपको कहा गया इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए इसमें स्वैच्छिक अचर कितने हैं कि सर ए भी है और बी भी है, तो स्वैच्छिक अचर 2 है, तो हमें अवकलन भी कितनी बार करना पड़ेगा, अवकलन भी 2 बार करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन अभी मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं कि हमें हल यदि दिया जाए तो उससे अवकल समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। और अवकलन कितनी बार करना पड़ता है, उसमें जितने स्वैच्छिक अचर होते हैं हमें उतनी बार क्या करना पड़ता है, उसका अवकलन। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू e की पावर x साइन bx प्लस e की पावर ax साइन bx प्लस e की पावर bx cos ax। अगर ये क्वेश्चन कहीं पर लिखा हो और आपको कहा जाए इसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें पता है अवकलन करना पड़ेगा, लेकिन अवकलन कितनी बार करेंगे, जितने इसमें स्वैच्छिक अचर है। स्वैच्छिक अचर कौन है, a और b है, तो इसका अवकलन भी हमें कितनी बार करना है, 2 बार। और सुनो, अवकलन 2 बार करना है, लेकिन ध्यान देना जितने स्वैच्छिक अचर होते हैं उतनी बार अवकलन करना है, लेकिन अवकलन इस प्रकार करना है कि फाइनली जो समीकरण हमारे पास आती है उसके अंदर स्वैच्छिक अचर हट जाएं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या, हल से अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए सर अवकलन करना पड़ता है। मैंने पूछा अवकलन कितनी बार करना पड़ता है, तो आपने कहा सर जितने स्वैच्छिक अचर होते हैं उतनी ही बार अवकलन करना पड़ता है, लेकिन अवकलन इस प्रकार किया जाता है कि फाइनली जब 2 बार, जैसे किसी में 2 स्वैच्छिक अचर है तो 2 बार अवकलन करना है, लेकिन अवकलन इस प्रकार करना है कि फाइनली हमारे पास जो अवकल समीकरण आएगी उसके अंदर स्वैच्छिक अचर ना हो। तो हमें क्या करना है, हल से अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए अवकलन करना पड़ता है। अवकलन उतनी बार किया जाता है जितने स्वैच्छिक अचर होते हैं, लेकिन अवकलन इस प्रकार करना है कि फाइनली समीकरण के अंदर स्वैच्छिक अचर ना रहे, या फिर बोल सकते हैं फाइनली समीकरण से हमें स्वैच्छिक अचरों को हटाना है। इस पर डिपेंडेंट बेटा अब हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इस चीज को थोड़ा सा पढ़े। 9.1 को आप क्लियर कर ले, कोशिश करेंगे तो 9.1 आपकी हो जाएगी। ओके बेटा।